हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आर डी प्रजापत और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 30 मई 2020 और आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ आज के मुख्य करंट अफेयर्स की। दोस्तों, अगर आपको आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप आज के वीडियो में पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आज के मोटिवेशन विंडो की ओर। दोस्तों, आज का मोटिवेशन विंडो में हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन में छोटे छोटे सुधार ही आपको तरक्की की ओर ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई बड़े बड़े बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप छोटे छोटे सुधार अपने आप में करते जाइए। बड़े बदलाव आपको खुद ब खुद दिखते जाएंगे और आप तरक्की की ओर अग्रसर होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोट के साथ में शुरू करते हैं आज 30 मई 2020 के करंट अफेयर्स का वीडियो। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में हर्बल सड़कों के रूप में अपने राज्य की जो सड़कें हैं उनको विकसित करने का निर्णय लिया है। तो देख लेते हैं क्या है इसकी डिटेल्स। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। अब हर्बल सड़क क्या है, इसकी डिटेल चेक करते हैं। तो सड़क के दोनों तरफ औषधीय, यहाँ पे औषधीय है, औषधीय और हर्बल पेड़ लगाया जाएगा। ये पेड़ पीपल, नीम, अश्वगंधा, जेट्रोफा इत्यादि जड़ी बूटियों के होंगे। ठीक है दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश में ये इस तरह की जो है हर्बल सड़क बन रही है। तो उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश देखिए, तो उत्तर प्रदेश जो है हमारे भारत के नक्शे में देख लीजिए कहाँ पर स्थित है। तो आप देखेंगे जो रेड कलर में है वो है उत्तर प्रदेश। इसके दक्षिण में आप देखेंगे तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश, और इसके यहाँ पे देखिए तो दक्षिण पश्चिम की ओर देखेंगे तो राजस्थान है। यहाँ पर है हरियाणा राज्य, यहाँ पर है उत्तराखंड, यहाँ पे नेपाल की सीमा लगती है यहाँ पे, और इधर देखेंगे तो ये बिहार है, इधर झारखंड, और ये है छत्तीसगढ़। तो ये उत्तर प्रदेश की स्थिति हमने भारत के मैप में देखी है। और डिटेल चेक करें तो उत्तर प्रदेश की तो स्थापना 24 जनवरी 1950 को ही, राजधानी लखनऊ है और सबसे बड़ा शहर भी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के जो हाईकोर्ट है वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। संसद की सीटें देखें तो लोकसभा की 80 सीट है, एक और राज्यसभा की 31 सीट है। विधानसभा की 404 तथा विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अजीत योगी का निधन हुआ है। अजीत जोगी का निधन हुआ है। वे किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो यहाँ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो ये छत्तीसगढ़ के पूर्व जो है मुख्यमंत्री थे और पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। ये इनकी फोटो आप देख पा रहे हैं, ये है अजीत जोगी। आइए और डिटेल चेक कर लेते हैं क्या है ये करंट अफेयर। तो 27 मई 2020 को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया। वे 2000 से 2003 के बीच में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब दोस्तों, छत्तीसगढ़ की डिटेल चेक करते हैं। तो छत्तीसगढ़ हमारे भारत के मैप में इस तरह से यहाँ पे रेड कलर में दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर है मध्य प्रदेश, ये इधर है उत्तर प्रदेश, ये है इधर बिहार, ये है झारखंड, यहाँ पे है उड़ीसा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है तेलंगाना, और इधर है आंध्र प्रदेश, तो ये, और इधर है महाराष्ट्र। तो आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति हमारे भारत के मैप में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ। राजधानी है रायपुर और जिले हैं छत्तीसगढ़ में 28। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें 5 है, लोकसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 90 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात की छत्तीसगढ़ की। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विप्रो के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ ऑप्शन है थियरी डेल पोर्टे और आबिद अली निमचवाला, रिशद प्रेम जी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है दोस्तों, थियरी डेल पोर्टे को विप्रो के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं विप्रो के नए सीईओ जिनका नाम है थियरी डेल पोर्टे। अब और भी इसके डिटेल चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो हाल ही में विप्रो ने इनको सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, थियरी डेल पोर्टे को, और ये 6 जुलाई 2020 को अपना कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में ये जो है कैपजेनी के सीईओ हैं। कौन? ये हैं थियरी डेल पोर्टे।
और थियरी डेल पोर्टे वर्तमान सीईओ आबिद अली निमचवाला का स्थान लेंगे और ये अपने कार्य को पेरिस से ही हैंडल को रिपोर्ट करेंगे। अब इसकी और डिटेल चेक करें विप्रो की, तो इंडिया की थर्ड बिग आईटी कंपनी, इंडियाज थर्ड बिग आईटी कंपनी है ये, और इसकी स्थापना हुई 1945 को अजीम प्रेमजी के द्वारा। चेयरमैन है ऋषद प्रेमजी, जिनकी अभी हमने बात की है, ये है चेयरमैन, और बेंगलुरु में इसका है हेडक्वार्टर। ठीक है, तो ये हमने विप्रो की बात की। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है। अब इसकी डिटेल चेक करें तो कर्नाटक सरकार ने जल्द ही अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए, इकट्ठा करने के लिए राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने जा रही है, और इस रजिस्टर के तहत राज्य में करीब 6.5 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण किया जाएगा। इस योजना को पायलट आधार पर चिक्काबल्लापुर जिले से शुरू किया जाएगा। ठीक है, अब कर्नाटक की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कर्नाटक की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को, राजधानी है बेंगलुरु, सबसे बड़ा जिला भी बेंगलुरु ही है, और कर्नाटक में जिलों की संख्या 30 है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है, और यहाँ पर जो है कर्नाटक के राज्यपाल है वजुभाई वाला, और विधानसभा की 225 सीटें हैं, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। कर्नाटक में राज्यसभा की 12 सीटें और लोकसभा की 28 सीटें हैं। कर्नाटक की स्थिति आप मैप में देख सकते हैं, यह लाल कलर में कर्नाटक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यह है गोवा, और ये है यहाँ पे महाराष्ट्र, ये है तेलंगाना, और यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो एक मिनट, तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब कर्नाटक की स्थिति हमारे भारत के मैप में। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह है तमिलनाडु, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ये है तेलंगाना, यह है महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा है, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर केरल स्थित है। ठीक है, और इधर जो है यह है अरब सागर। तो यह है हमारे भारत में कर्नाटक की स्थिति। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 30 मई, 29 मई, 28 मई, उनमें से कोई नहीं। तो हर वर्ष 29 मई 2000 सॉरी, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 30 मई, 29 मई, 28 मई, इनमें से कोई नहीं। तो हर वर्ष 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। अब इसकी और भी डिटेल चेक कर लेते हैं कि ये क्या है और क्यों मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 29 मई को मनाया जाता है, और इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को सम्मानित करने तथा उन सभी पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दी गई है जिन्होंने शांति स्थापना के लिए अपनी जान गंवा दी। और इस बार की जो थीम थी वो थी वुमेन इन पीस कीपिंग, ए की टू पीस। ठीक है, ये इसकी 2020 की थीम थी, जो है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस, उसकी थीम थी। और यह दिवस उन सभी महिलाओं और पुरुषों को समर्पित है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैन्य, पुलिस या नागरिक के रूप में कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो 193 सदस्य देश हैं। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की, और मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लगभग 9 करोड़ 67 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। मुख्य रूप से यह किस योजना का भाग है? यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस योजना का भाग है? तो यहाँ ऑप्शन है PM किसान कल्याण, PM किसान समृद्धि योजना। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है दोस्तों। ये जो है ना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये PM किसान योजना का ही एक पार्ट है। ठीक है, और इससे 9 करोड़ 67 लाख किसानों को हाल ही में
जो है लाभ मिला है। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और ये योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान के माध्यम से चलाई गई, जिसके तहत करीब 9.67 करोड़ लोगों को फायदा मिला है। पीएम किसान योजना 2019 में शुरू की गई थी और इस योजना के अनुमानित लाभ जो है वो है 75,000 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत किसानों के खातों में सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपये जमा किए जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 28 मई, 29 मई, 30 मई, इनमें से कोई नहीं। तो हर वर्ष जो है 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी डिटेल चेक करते हैं तो हर वर्ष 29 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस या फिर वर्ल्ड डाइजेस्टन हेल्थ दिवस, ठीक है। तो यह दिवस वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WGO द्वारा WGO फाउंडेशन के सहयोग से मनाया जाता है और ये दिन पाचन से संबंधित रोग या विकारों की रोकथाम के लिए, उनके निदान, प्रबंधन या उपचार से संबंधित बातों के लिए लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये पहली बार 2004 में मनाया गया और इस बार की जो थी विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस की जो थीम थी वो थी गट माइक्रोबाइम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ऑप्शन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अभी हाल ही में इसका नाम कर दिया गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आपने सीपेट का नाम सुना होगा, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसका नाम चेंज होकर के क्या हो गया है, वो हो गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब इसकी और डिटेल की बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रखा है। यह इंस्टीट्यूट केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है। नाम परिवर्तन तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत किया गया है। और सीपेट जो है वो है शिक्षण, कौशल विकास, औद्योगिकी, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान आदि पर कार्य करता है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जो है वर्तमान में वो है DV सदानंद गौड़ा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ई-पेन आवंटन सुविधा का शुभारंभ किया है। क्या किया है दोस्तों? ई-पेन आवंटन सुविधा, इसका शुभारंभ किया है निर्मला सीतारमण ने। और ई-पेन के लिए आवश्यक मूल दस्तावेज क्या है? तो ऑप्शन है आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मूल आधार जो है दस्तावेज जो है वो है आधार कार्ड या आधार नंबर, ठीक है। अब इसकी और डिटेल चेक करें तो ई-पेन के आवंटन के लिए आधार नंबर तथा उसके साथ पंजीकरण नंबर आवश्यक दस्तावेज है। इसके आवंटन की प्रक्रिया कागज रहित है और आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिक पेन निःशुल्क जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय का इलेक्ट्रॉनिक पेन आवंटन सुविधा का शुभारंभ करना डिजिटल इंडिया की ओर कदम बढ़ाना है। मतलब आप देख सकते हैं किस तरह से डिजिटलाइज किया जा रहा है हर एक चीज़ को। तो अब ई-पेन भी आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल के साथ में रजिस्टर्ड होना चाहिए और साथ में जीमेल आईडी भी आपकी रजिस्टर होनी चाहिए। अगर आप जो है ईमेल पर प्राप्त करना चाहते हैं आप अपने ई-पेन को, तो ठीक है। तो आप इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के इसका फॉर्म भर सकते हैं और वहाँ पर अपने आधार तथा मोबाइल नंबर डिटेल्स डाल करके हाथों हाथ इंस्टेंटली आप जो है ई-पेन नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई ई-पेन की। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से क्वारेशा अब्दुल करीम को सम्मानित किया गया। वह किस देश की शोधकर्ता है? तो यहाँ पे फोटो दी हुई है क्वारेशा अब्दुल करीम की। तो इनको मिला है क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार। अब वह किस देश की है? तो यहाँ पे ऑप्शन है पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है क्वारेशा अब्दुल करीम है वो है दक्षिण अफ्रीका की और इनको पुरस्कार दिया गया है क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार।
अब क्रिस्टोफ जो मेरिक्स पुरस्कार है वो फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और क्वेरेशा अब्दुल करीम डरबन स्थित सेंटर फॉर एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन साउथ अफ्रीका यानी कि CAPRISA की प्रमुख है और उनके काम के लिए उन्हें 5,51,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है हमारा इंडिया, और इंडिया से आप इधर जाएंगे तो ये है साउथ अफ्रीका, जिसकी मैप में वर्ल्ड मैप में आप स्थिति देख रहे हैं। और उसके आसपास के देशों की स्थिति इधर है जो इंडियन ओशियन है, और बाकी स्थिति इधर मेडागास्कर है, इधर बोत्सवाना है, इधर है नम्बिला। तो ये स्थिति है यहाँ पे साउथ अफ्रीका की। अब साउथ अफ्रीका का ये जो दिया हुआ है ये है फ्लैग साउथ अफ्रीका का। राजधानी है प्रीटोरिया जो कि कार्यपालिका राजधानी है, और ब्लॉमफांटेन है न्यायिक राजधानी, और केप टाउन है दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सिरिल रामाफोसा, और मुद्रा है अफ्रीकन रेन। तो दोस्तों हमने चर्चा की आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर से बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद जय भारत।